गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सोशल साइंस के हिस्ट्री सेक्शन के चैप्टर 5 1857 का विद्रोह यानी 1857 का विद्रोह जो सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले याद रखने योग्य कुछ नए शब्द आए हैं, उसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, देखो, गोद लेना। गोद लेना, ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है? गोद लेना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी निसंतान दंपत्ति, यानी जो किसी भी हस्बैंड वाइफ शादी के बाद बहुत दिनों से उसका बच्चा नहीं होता है, चाहे किसी भी कारण से हो, ठीक है, वैसे परिस्थिति में क्या करते हैं, वैसे फैमिली लोग, वैसे हस्बैंड वाइफ, ऐसे पति पत्नी क्या करते हैं, किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेते हैं। यानी चाहे वह लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है, लेकिन प्रायों यहाँ पर बालकों को भी गोद लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों ही तरह को गोद लिया जाता है। बहुत कोई लड़की को भी लेते हैं और बहुत कोई लड़का को भी लेते हैं। तो निसंतान दंपत्ति यानी वैसे पति पत्नी जिसके बाल बच्चे नहीं हो, वैसे व्यक्ति, वैसे पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं कि किसी अन्य के बालक या अन्य के बच्चे को अपनाना तथा उसे अपना वारिस घोषित कर देना, ये कहलाता है गोद लेना। ठीक है, यानी किसी अन्य के बाल बच्चे को अपनाकर अपना वारिस घोषित करना, अपना बच्चा घोषित करना, ये गोद लेना कहलाता है। इसमें से लगभग तुम देखते नहीं जाओगे तो 95 से ऊपर का जो एक परसेंटेज रेट होता है, इससे ज़्यादा बालक को ही गोद लिया जाता है। ठीक है, 5% लगभग लड़की लोगों को गोद लिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, हम लोग एक ही तरह से डेफिनेशन करते हैं। वैसे हस्बैंड वाइफ, ऐसे निसंतान दंपत्ति जिसके द्वारा किसी अन्य के बालक को अपनाना और उसे अपना वारिस घोषित करना, क्या लेना है? गोद लेना कहा जाता है। हम लोग अपने आसपास के घर में बहुत सारे समाज में जो देखते हैं कि बहुत किसी हस्बैंड वाइफ के बाल बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन सब कोई गोद नहीं लेते हैं फिर भी, क्योंकि गोद बहुत कोई नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े आदमी गोद लेते हैं। गांव तरफ ये चीज़ बहुत कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट आया, गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध छिप कर युद्ध करने की एक कला होता है। ठीक है, झाड़ी या कहीं से भी छिप कर जो युद्ध करने की एक पद्धति है, उसको हम लोग अपना क्षेत्रीय भाषा में इसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। इसको इंडियन हिस्ट्री में भी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस दौरान भी गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग हुआ था, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत से चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे युद्ध जो जिससे हम लोग छुप कर युद्ध करते हैं, ठीक है, या छुप कर जो युद्ध करने की एक पद्धति है, कला है, उसी को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो मान के चलो कि ये तो डेफिनेशन यही है। कोई पूछ देगा कि गुरिल्ला युद्ध है, तो छिप कर युद्ध करने की जो पद्धति है, कला है, उसे हम लोग गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। ठीक है, व्यापकगत अथवा हड़प का सिद्धांत, व्यापकगत या हड़प का सिद्धांत। ठीक है, हिंदू धर्म में गोद लेने की मान्यता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोगों का हिंदू धर्म में गोद लेने की मान्यता है, परंतु इस सिद्धांत ने देशी रियासतों को उसका अधिकार से वंचित कर दिया। ठीक है, तो इस सिद्धांत के आधार पे किसी किसी का, देखो, हम सब जानते हैं कि चाहे गोद लेने का प्रथा हो, चाहे किसी भी तरह का प्रथा हो, हमेशा सबका भलाई नहीं होता है। कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह से उसमें समाज में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग मान्यताएं के आधार पे आगे इस सब प्रथा को बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब उस परंपरा से, उस रीति रिवाज से खुश रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, परंतु इस सिद्धांत से देशी रियासत मतलब उस समय, जिस समय 1857 के आसपास के उस समय के दौरान बहुत सारे राजा महाराजा रजवाड़ों के द्वारा शासन किया जाता था, तो उसमें से छोटे छोटे एक प्रांत के रूप में बांटा हुआ था कि किस राजा का किस क्षेत्र के अपने कब्जा में था, किस तरह से अपने अधिकार में था, और वो किस क्षेत्र पर अपना शासन करते
थे। ठीक है, तो वो छोटी छोटी जो अपनी शासन व्यवस्था, राजाओं महाराजाओं का जो अपना छोटा छोटा शासन व्यवस्था था, एक सीमित क्षेत्र था, उससे उसको देशी रियासत कहा जाता है। तो इस अधिकार को वंचित कर दिया। ठीक है, तो देशी रियासत को वंचित कर दिया। प्राकृतिक उत्तराधिकारी के अभाव में उस राज्य का विलय कंपनी साम्राज्य में हो जाता था। तो इस प्रकार हम लोग देखते थे कि जिसका गोद लेने की मान्यता था, परंतु कुछ कुछ ऐसे भी राजा थे जिसका अपने लड़के नहीं होने के कारण उसका जो राजपाट का जो राज व्यवस्था था उसको संभालने के लिए कोई नहीं होता था। लड़की होती थी मान लिया कि, तो लड़की का शादी होकर वो चली जाती थी, और या तो किसी का बाल बच्चा ही नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वो अंग्रेजी कंपनी में वो विलय हो जाता था। इस प्रकार हम लोग याद रखने जो नए शब्द हैं इसके बारे में जान गए। ठीक है, अब देखो आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तुम लोग पढ़ भी चुके हो, और फिर हम लोग भी इससे पहले पिछला वाला चैप्टर सब में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखो, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और समाज में विभिन्न वर्गों पर उनके प्रभाव पर विवेचना पहले ही कर चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों, जिस तरह से उन लोगों का क्रूरतापूर्वक नीति था, नियम था, और समाज के विभिन्न वर्गों को जो बांटने का तौर तरीका अपना चुका था, इंडियन को फूट डालने का काम किया था। ठीक है, ये सब का हम लोग विवेचना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस, उसका जो क्या दुष्परिणाम हुआ, क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पुराना ज़माना में क्या राज व्यवस्था था, तो देखो राजा, नवाब, रानियाँ, जमींदार, कृषक, सिपाही, जनजातियाँ और आम आदमी सभी इन नीतियों पे प्रभावित हुए। तो यहाँ पर हम लोग जितने तरह के आदमी के बारे में चर्चा किए, राजा, नवाब, रानी, जमींदार, कृषक, सिपाही, जनजाति तथा बहुत सारे आदिम जनजाति, ये सभी के से क्या हुआ, अंग्रेजी को जो नीति और उन लोगों का जो व्यवहार था उससे सब कोई कुछ न कुछ प्रभावित हुए हैं। ये सभी 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो देखो, ये जितने भी वर्ग के लोगों के बारे में हम लोग अभी पढ़े, पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं अंग्रेजी नीति नियम से प्रभावित हुए, और जिसे अपना रीति रिवाज, जैसे राजा, रानी, जमींदार, कृषक, सिपाही या किसी भी तरह का जनजाति लोग थे, जो अपना जो रहन सहन तौर तरीका अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आता था, जिसके कारण वो लोग अपना नियम बनाते थे और अपने नियम के अनुसार इन लोगों को ये अपने बातों पे चलवाते थे, अपनी बातों मनवाते थे, अपना नियम बनाते थे। ठीक है, जिसके कारण हमारे भारतवासी जो भी लोग थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, राजा वर्ग के हो, रानी वर्ग के हो, नवाब वर्ग के हो, कृषक वर्ग के हो, या जनजाति तथा आदिम जनजाति हो, ये सभी उन लोगों के व्यवहार से, अंग्रेज़ों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे। उन लोगों की क्रूरता व्यवहार यानी उन लोगों के शोषण से सब कोई बहुत ही परेशान हो गए थे, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो गए थे, जिसके कारण वह 1857 ईस्वी को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध वह उठ खड़े हुए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे। देखो, सन 1857 में विद्रोह ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। तो जिस प्रकार इन सब भारतीयों ने एकजुटता दिखा के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े हुई और विद्रोह कर दिया, जिससे अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल गई। अंग्रेज कभी सोचा नहीं था भारतीय इस तरह से एकजुटता दिखा के हम लोगों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसीलिए उन लोग को जब अचानक 1857 का विद्रोह हो गया, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, यह उन लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ हो गया, जिसके कारण उन लोगों का जड़ें हिला दी, उसका बेसिक चीज़ तक हिल गया। यद्यपि यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, यद्यपि एक सैनिक विद्रोह, जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह यानी बगावत था के रूप में प्रारंभ हुआ, किसी भी रूप से प्रारंभ हुआ, परंतु अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह तो प्रारंभ हो ही गया, परंतु इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। इस विद्रोह को बल प्रदान किया उस व्यापक असंतोष ने, जो भारत में एक दमनात्मक विदेशी शासन का परिणाम था। तो भारत में जो भी विदेशी जो दमनात्मक शासन, अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेज साम्राज्य लोग भारतों पर जो एक दमनपूर्वक शासन करते थे, ठीक है, शोषण करते थे, यहाँ के लोगों को पीड़ित मतलब करते थे, तो इस सब से आदमी इतना ज़्यादा असंतोष हो चुके थे, जिसका परिणाम था ये 1857 का सिपाही विद्रोह। इस तरह से हम देखते हैं
कि किस प्रकार हमारे जो भारतीय समाज के जो विभिन्न सामाजिक जो अलग अलग समाज के लोग रहते थे उसके संस्कृति पे, उसके रहन सहन पे, उसके पहनाव पे और बहुत तरह से शोषण करते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का जो कारण थे ये देखो। सन 1857 के विद्रोह के कारण का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो बेसिक शीर्षक दिया हुआ है 1857 के विद्रोह का जो मुख्य शीर्षक था, क्या क्या कारण, उसके बारे में यहाँ पर देखो। सबसे पहले 1857 के विद्रोह का कारण, पहला कारण सामाजिक एवं धार्मिक कारण। हम जानते हैं भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब कोई अपना अपना धर्म मानते हैं, परंतु हम सब भाई भाई के रूप में रहते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मान करते हैं। परंतु अंग्रेजी सरकार आने के बाद सबसे पहले धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर हम भारतीयों को भड़काना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले वो लोग अपनाया हथकड़ी, मतलब हथकंडा अपनाया, कौन सा, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। ठीक है, समाज पे और धार्मिक रीति रिवाज पे हम लोग का ठेस पहुँचाया। दूसरा आर्थिक कारण, उस समय हम लोग का देश, अभी भी हम लोग का देश उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया है। ठीक है, लेकिन उस समय और भी गरीबी स्थिति में था, तो यहाँ का जो खाने पीने का जो या बहुत तरह का जो प्रॉब्लम था वो सब से उभर नहीं पाया था। ऊपर से आर्थिक कारण कमजोरी होने के कारण उस पर भी शोषण करने लगा। तीसरा राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड पूरा डेवलप हो चुका था, जिसके कारण लोग को राजनीति के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पकड़ थी, समझ थी, और वहाँ आके यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था करने लगा और उसके माध्यम से यहाँ पे शोषण करने लगा। फिर देखो चौथा सैनिक कारण। उस समय इंडिया में सैनिक व्यवस्था जो यहाँ पर था भारत में, वो राजा महाराजा के जगह दीवान के रूप में, गार्ड के रूप में करता था, लेकिन उन लोग आने के बाद सैनिक व्यवस्था। फिर उसके बाद तत्कालिक कारण एक था। तत्कालिक कारण का मुख्य रूप से क्या था उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सामाजिक कारण में हम लोग का मुख्य रूप से क्या क्या बिंदुएं थी। देखो, भारतीयों के धर्म एवं रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने का कानून। तो सबसे पहले हम भारतवासियों का जो एक धर्म आदिकाल से चली आ रही है कि हम लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उस समय भी हम लोग सुख शांति से रहते, चाहे कोई किसी भी धर्म में रहे, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपने अपने धर्म में रहकर आदमी खुश रहते थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले भारतीयों के धर्म एवं रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने वाले कानून बनाया। ठीक है, ये ताकि सबसे पहले हम धार्मिक लोगों को अलग कर सकें। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दिए गए सुधारों के विषय में प्रतिक्रिया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों के विषय में प्रतिक्रिया, बहुत सारा प्रतिक्रिया हुआ। तीसरा, अंग्रेजों के द्वारा जो हम लोगों के यहाँ का धार्मिक रीति रिवाज था उस पर सुधार करने का जो प्रतिक्रिया अलग पड़ा। ठीक है, भारतीयों का अपमान हुआ। ठीक है, वो लोग धार्मिक रूप से उसको आदमी को ठेस पहुंचाने लगे। ठीक है, भारतीयों का अपमान किया। तीसरा, धर्म परिवर्तन का डर, ये भी एक मुख्य कारण था जो धर्म परिवर्तन करवा लेगा। ठीक है, पांचवा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति संदेह। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा नहीं थी, यहाँ पर वैदिक शिक्षा, मुख्य रूप से संस्कृत, पाली, अवधी, ये सब भाषाएं चलती थी। ठीक है, बाद में हिंदी भाषा का उसी का अपभ्रंश रूप लेके हिंदी भाषा आया। ठीक है, ये था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब देखते हैं हम लोग आर्थिक कारण। व्यापार एवं हस्तशिल्पों का पतन। यहाँ का जो भी व्यापार था और हस्तशिल्प, हस्तकला था जो हम लोगों के यहाँ, अभी भी हम लोग देखते हैं, कहीं भी टूरिस्ट जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आज भी आदिवासी लोग अपने हाथों का कला देखते हो तुम लोग, आज रांची का हर दीवार में देखोगे तुम लोग जो पेंटिंग किया है, ये सब क्या सोहराई पेंटिंग, जो आदिवासी लोग अपना अलग अलग तरह का कला दिखाते हैं। तो इस तरह से व्यापार और हस्तशिल्प का यहाँ का जो एक जरिया था, यहाँ का लोगों का जो टैलेंट था, उसको दबाने का प्रयास किया। ठीक है, कृषकों की निर्धनता। और कृषकों की निर्धनता यहाँ का और भी एक मुख्य रूप से कारण था। यहाँ भी जो भी खेती करते थे ट्रेडिशनल तरीका से करते थे, अपना लाभ कम होता था, लेकिन उसमें से भी अंग्रेज खेती करवाते थे और सारा टैक्स लेके चले जाते थे, खाने के तक कैलों का नहीं बचता था। तीसरा, भारत का अंग्रेजों का कृषि उपनिवेश बन जाना। ठीक है, भारत का अंग्रेजों का कृषि उपनिवेश बन जाना। तो यहाँ का जो भी अंग्रेज आए थे वो लोग उपनिवेशक के रूप में यहाँ पर बैठ गया। नील की खेती करने वाले कृषकों के साथ अमानवीय व्यवहार।
तो यहाँ पे नील की खेती जो होती थी, ठीक है, यहाँ पे जितने भी कृषक थे वो सब पे अमानवीय व्यवहार, संपदा की निकासी, एक संपदा की निकासी, धन संपत्ति जो था उसकी निकासी करवाना, ये मुख्य। फिर देखो राजनीतिक कारण, नवाबों की शक्ति में कमी, राजनीतिक कारण से उस पर फूट डाल के जो भी यहाँ पे राजा रजवाड़े नवाब थे उसकी शक्ति को कम करना, मुगल बादशाह के प्रति अशिष्टता, यहाँ पे जो भी मुगल बादशाह थे उसके प्रति अशिष्टता, नाना साहेब के प्रति दुर्व्यवहार, ये भी एक मुख्य कारण, जो नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत जो खुदीराम बोस महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सभी के प्रति दुर्व्यवहार। लेकिन उसमें से उस समय की बात है, किस समय की बात, जिस समय 1857 की विद्रोह हुई थी, उस समय में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार नाना साहब, तात्या टोपे, इन लोगों पे किया जाता था, झांसी की रानी, सबके, ठीक है, दुर्व्यवहार। हड़प का सिद्धांत, फिर अंग्रेज का जो चौथा सिद्धांत था वो हड़प का सिद्धांत, हड़प लेता था यहाँ के धन संपत्ति, यहाँ की जगह को, ठीक है। अवध का विलय, फिर अवध का विलय किया। सैनिक कारण, कम वेतन एवं पदोन्नति के सीमित संभावनाएं, यहाँ के लोगों को बोल के, फसला के, बहला के क्या करते थे, सैनिक में रख लेते थे और बहुत ही कम वेतन देते थे एवं पदोन्नति की सीमित संभावना, और इसको पदोन्नति जो प्रमोशन होता है वो नहीं दिए जाते थे। बेरोजगार सिपाहियों की विशाल संख्या, ठीक है, सिपाहियों को ज़बरदस्त रख लेते थे खाने के भर के, एक बंधुआ मजदूर को जिस तरह से पेट सिर्फ खाने के लिए रखते हैं उसी तरह से सिर्फ खाने पीने के लिए ही दे देते थे। जनरल सर्विस एनालिसमेंट एक्ट, एक सर्विस वाला एनालिसमेंट एक्ट किया, उसमें से कुछ रूल बनाए गए थे, ठीक है, उसके तहत। तत्कालिक कारण देखो, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, ठीक है, उस समय जो अंग्रेज लोग हमारे भारतीय लोगों को सिपाही रखते थे उसमें बंदूक भी देते थे, तो उसमें जो गाय और सुअर की चर्बी से उसका कारतूस को लगाया हो तो उसको क्या करता था, दांत से काटना पड़ता था। लेकिन हम जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गाय की चर्बी को मुंह हम लोग नहीं लगाते हैं, जिसके कारण ये विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो ये था विद्रोह का तात्कालिक कारण, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इतना था, ठीक है। ये सब पॉइंट को याद रखोगे। मुख्य रूप से 5 कारण बांटे थे, उन 5 कारणों में से, ठीक है, उसका जो सामाजिक एवं धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, इनमें से जो बेसिक फैक्ट है पॉइंट बाय पॉइंट बुक में दिया हुआ है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक।